हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। अभी हम लोग MTS 2023 का सेशन चला रहे थे। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि MTS इंग्लिश 2022। तो आप सोचेंगे कि 2023 के बाद 22 कहाँ से आ गया। ठीक है ना, मन में आ रहा होगा सवाल। तो अगर आपने 23 वाले वीडियो देखे होंगे ध्यान से, तो मैंने कई बार ये बोला था कि मई 2020 जो 23 में पेपर हुआ था 2022 वाला, मई में जो हुआ था उसमें 17 मई तक पेपर हुआ था। 17 मई तक हुआ था, उसके बाद फिर जून में कुछ पेपर हुए थे MTS वाले। तो मैं 15 मई की शिफ्ट 2 तक तो पेपर कराया था। उसके बाद कुछ घर पे ट्रेजेडी हो गई थी, मुझे घर जाना पड़ा था और मैं नहीं बना पाया था वीडियोज़। तो जो 2022 का पेपर हुआ था, याद करिएगा, मई 23 में हुआ था पेपर। ठीक है, तो मई 23 में जो 2022 वाला पेपर हुआ था उसमें से 2-3 दिन का बाकी रह गया था और जून वाला पूरा बाकी रह गया था। तो मैं बार बार ये कहता था कि मैं इस पेपर को करा दूंगा। तो मैं कहता था 2023 वाला जो अगस्त में हुआ था उसको सितंबर में जो हुआ था, सितंबर वाला ख़त्म करके मैं इसको करा दूंगा। तो अब भैया वो सितंबर वाला जो 2023 का MTS वाला पेपर था जो सितंबर में हुआ था, वो हमने सारे सेट करवा दिए हैं। उसके बाद अपने वादे के मुताबिक, जैसा मैंने आपसे बोला था, अब मैं इसको कराने जा रहा हूँ जो 2022 का पेपर बचा हुआ था जो मैं नहीं करवा पाया था। तो जो मई में हुआ था 15 मई को, उसमें 2 सेट में कराया था, उसका शिफ्ट 3 नहीं करवाया था। तो अभी आज आप शिफ्ट 3 कर लीजिए। उसके बाद 16 मई के तीनों सेट कर लेंगे, उसके बाद 17 मई के तीनों सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो जून में हुआ था, जून 2023 में, उसको करेंगे हम लोग एक एक करके। तो MTS का ये सारा का सारा ख़त्म कर लेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये यहाँ पे कैसे पहुँच गए हैं। चलिए, दूसरी बात ये हो गई। तो बात ये है कि क्या हम 2022 का, तो जैसे अभी आपने सुना, हमने MTS का 2021 का 2022 का जो पूरा था वो अधूरा था वो पूरा करने ही जा रहे हैं। 2023 का पूरा करा ही चुके हैं। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। अच्छा, MTS ही नहीं, MTS के अलावा CGL है, CHSL है, स्टेनो है, ठीक है, CPOSI है, इन सब का भी पेपर हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। PDF सभी के साथ अटैच रहता है और इसके साथ भी अटैच्ड ही है। ठीक है, पेपर आपके टेलीग्राम चैनल पे पहले ही आ गया है, दोपहर में ही आ गया है। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक में देखो, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि देयर इज डेफिनेटली डैश ही इज़ नॉट टेलिंग मी। कोई ऐसी चीज़ है, निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बता नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? डेफिनेटली देयर इज, कोई चीज़ है, तो समबडी तो लगेगा नहीं। अब देयर इज डेफिनेटली एवरीथिंग ही इज़ नॉट टेलिंग मी, समथिंग ही इज़ नॉट टेलिंग मी, एनीथिंग। एनीथिंग जो होता है वो इंटरोगेटिव में और निगेटिव में यूज किया जाता है, तो एनीथिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा? देयर इज समथिंग, कुछ तो है ऐसा जो वो मुझे बता नहीं रहा है। तो ये समथिंग होगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में। यही दैट कैन सब्सटीट्यूट। ठीक है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ये पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस क्या, एक फ्रेज है, इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो इसका मतलब ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। तो डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। कॉमन रूल का मतलब जैसे कोई एक नियम होता है, एक समाज का तरीका होता है, एक ट्रेडिशन, परंपरा, कस्टम होते हैं हमारे समाज के, उससे अलग हट करके जो कॉमन रूल है जिसको सब लोग मानते हैं, उससे अलग, उससे हट करके, उससे आप विचलित हो रहे हो, तो उसको क्या कहोगे? प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, वायबल होता है, फीसिबल होता है। स्टपर का क्या मतलब होता है? देखो, स्टपर का मतलब होता है नियर अबाउट अनकॉन्शियसनेस। क्या होगा? नियर अनकॉन्शियसनेस। कोई आदमी ऐसा लगे जैसे कि बस अब होश खोने ही वाले हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा होश में है और थोड़ा सा बेहोश है, अनकॉन्शियसनेस ये हो गया। एनोमली का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। एनोमली का मतलब क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब किससे होगा? डिफरेंट फ्रॉम कॉमन। तो डिफरेंट फ्रॉम कॉमन वही होगा डिपार्चर फ्रॉम कॉमन, तो डिफरेंट होगा थोड़ा। तो आंसर आपका कौन सा होगा? एनोमली। क्विजोटिक, क्विजोटिक बड़ा ही मतलब वैसा होगा, उटपटांग सा टाइप का होता है। किंग क्विजोट पे बना है ये क्विजोटिक वर्ड। क्लियर? तो आंसर आपका कौन सा हो गया? थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट पे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, नो एरर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेंटेंस को पढ़ो और देखो यहाँ कोई गलती है क्या। तो देखो लिखा, इन ह्यूमंस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स टू रिलीज मूड अल्टरिंग डोपामाइन। ह्यूमन में जब कंजम्पशन अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो वो ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करती है कि वो ब्रेन सेल डोपामाइन को सिक्रीट करे। डोपामाइन क्या होता है, मूड को अल्टर करता है, आपके मूड को चेंज करता है। दुखी होंगे तो कुछ राहत देगा, खुश होंगे तो और खुशी मिल जाएगी, जैसा कि लोग कहते हैं ना। अब हमने तो देखा नहीं है कि ऐसा होता है। ये स्टिमुलेट कौन करता है, स्टिमुलेट करता है कंजंक्शन ऑफ एल्कोहल। तो कंजम्पशन को क्या मानोगे आप, सिंगुलर सब्जेक्ट मानोगे। कंजम्पशन एक क्रिया है, एक एक्शन है, तो ये सिंगुलर होगा। तो स्टिमुलेट क्या होती है, स्टिमुलेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। तो कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल स्टिमुलेट्स, ये जो स्टिमुलेट है क्या होना चाहिए था, स्टिमुलेट्स होना चाहिए था। तो एरर कहाँ हो गई आपकी, ये जो चौथे में है स्टिमुलेट्स, यही वाली गलती हो गई। आप समझ तो गए ना कि मैं क्या गलती बता रहा हूँ। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल स्टिमुलेट्स ब्रेन सेल्स, कंजम्पशन चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इसलिए स्टिमुलेट ना होकर स्टिमुलेट्स होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वही क्वेश्चन खाली जगह भरने वाला। All the companies make and dash to be seen and heard within communities। जितनी कंपनियां हैं सारी कंपनियों ने एक डैश किया कि वो देखी जाएं और सुनी जाएं, कम्युनिटीज़ में उनको देखा जाए, उनको सुना जाए। तो इस बात के लिए वो क्या करेंगे, एक कोशिश करेंगे, एक एफर्ट करेंगे। तो मेक एन एफर्ट होता है, मेक एन एस्टेब्लिशमेंट, मेक एन एजल, मेक एन एक्सक्यूज़। देखो मेक एन एक्सक्यूज़ लगता तो है, ठीक है, लेकिन मेक एन एक्सक्यूज़ होता है बहाना करना, ठीक, तो यहाँ लग नहीं पाएगा। हालांकि फ्रेज सही है मेक एन एक्सक्यूज़, तो ये बहाना करने के लिए लगेगा तो नहीं लग पाएगा। एजल क्या होता है, जैसे सपोज करो कुर्सियों की 2 कतारें हैं, ऐसे और ऐसे, ऐसे 2 कतारें हैं कुर्सियों की, ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है ना गली, इसी को कहा जाता है एजल। कहीं पे थिएटर वगैरह में होते हो तो लाइन लगी होती है, लाइन के बीच में जो पंक्तियों, 2 पंक्तियों के बीच में जगह होती है उसको एजल कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, मेक एन एस्टेब्लिशमेंट होता नहीं, मेक एन एफर्ट होगा या मेक एन एक्सक्यूज होगा, यहाँ एक्सक्यूज सुटेबल नहीं है तो एफर्ट लगेगा। क्लियर। नंबर 5 वंस मोर फेलर का क्वेश्चन है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद जो भी लगेगा वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होगा। यू एट योर फेवरेट रेस्टोरेंट, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलोगे। तो लुक फॉरवर्ड टू, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म लगती है। जैसे मतलब उसमें क्या है, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, हैबिचुएटेड टू, कंड्यूसिव टू, कमिटेड टू, ठीक है, और इसमें याद आएगा की टू, प्रोन टू, क्लोज टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, बहुत सारी हैं। तो उसी में देखो लुक फॉरवर्ड टू आ गया ना, तो लुक फॉरवर्ड के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो कौन सा होगा, मीटिंग होगा, मीट्स, मेट और मेट नहीं होगा, ठीक है, मीटिंग होगा। क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ देखो फिर एक खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ लिखा है कि जैकलिन रिप्रेजेंट्स रिटायरमेंट एज द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग कोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डैश लाइफ। एक बात समझ लो, यहाँ रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम अपने आप को परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। एक तो नौकरी से रिटायरमेंट होता है, एक होता है कि हम प्रयास कर करके थक गए हैं, अब नहीं रहा जा रहा, अब मतलब अब भगवान जाने, जो भगवान चाहेगा वही होगा, ये भी एक रिटायरमेंट होता है। तो जैकलिन रिप्रेजेंट्स रिटायरमेंट, वो रिटायरमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करती है जैसे फाइनल रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग कोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डैश लाइफ। मतलब ये जो जीवन है, ये जो ज़िंदगी है, उससे बहुत लंबे समय तक डिससेटिस्फैक्शन है, उसी का रिजल्ट होता है हमारा क्या, रिटायरमेंट, फाइनल रिजल्ट है उसका, ठीक है। तो कैसी लाइफ, मंडेन का मतलब ऑर्डिनरी लाइफ, साधारण जीवन, मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, नीरस होता है। और डिवाइन लाइफ, देखो रिटायरमेंट डिवाइन लाइफ से रिटायरमेंट नहीं है। और बारबरिक का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, एकदम जिसके अंदर दया नहीं होती है, और जॉयफुल लाइफ, ठीक है। तो इसमें सबसे सुटेबल क्या होगा, विद मंडेन लाइफ। मंडेन लाइफ का मतलब बहुत ही साधारण सा जीवन, ठीक। तो आंसर कौन सा हो गया, मंडेन होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 7 में। भाई 7 में क्या कर रहे हैं कि मीनिंग बताना है आपको
इस इडियम की, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। देखो ड्रास्टिक वैसे तो काफ़ी तेज के लिए यूज़ किया जाता है, सपोज़ किसी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट है, ड्रास्टिक फॉल कहते हैं हम लोग। तो ड्रास्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है। क्रूशियल टाइम्स बहुत जैसे इमरजेंसी का समय होता है। सपोज करो आप एग्जांपल के तौर पे ले लो 2020-21 के टाइम को इमेजिन करो, जब कोरोना चल रहा था। तो कोरोना टाइम कैसा था, एक ड्रास्टिक टाइम था। तो जो ड्रास्टिक टाइम होता है कॉल फॉर मतलब डिमांड करता है ड्रास्टिक मेजर। मतलब क्या हुआ, जितना क्रूशियल टाइम होगा उतना ही क्रूशियल आपको उपाय करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो उस समय देख रहे हैं तो पूरी दुनिया लगी थी वैक्सीन बनाने में, मेजर उसको उससे निपटने के लिए उपाय करने में, ठीक है। अब देखो मीनिंग इसकी क्या आनी चाहिए यहाँ पे, डू नॉट पुल ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी। देखो ड्रास्टिक टाइम में ड्रास्टिक मेजर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप सारे रिसोर्सेज को पुल करेंगे एक साथ। यहाँ डू नॉट लगा है गलत, डोंट रिलाई ऑन इट अनटिल, डोंट निगेटिव हो गई नहीं। आगे लिखा समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट और लास्ट फ्यू सेकेंड, जो लास्ट में घटित होता है वो भी नहीं होगा। इन्होंने कहा व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिस्परेट, जब आप पूरी तरह से एकदम से डिस्परेट हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, तो उस समय यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डिस्परेट एक्शन। तो उस समय आपको एकदम एक्सट्रीमली डिस्परेट एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिसकी कोई उम्मीद ना हो, ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो द फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 7 का 4 हो जाएगा। चले आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखो इनकरेक्टली, ध्यान देना इनकरेक्टली कहा है, इन पर गौर करो। क्रॉप्स की स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा, सैल्यूट की स्पेलिंग सही है आंसर नहीं होगा, साउट की स्पेलिंग सही है आंसर नहीं होगा, बिलीफ की स्पेलिंग गलत है, दैट इज योर आंसर। व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ बिलीफ, देखो BEL, आई पहले होगा ई बाद में होगा, समझ गए, आई पहले होगा एल बाद में होगा। देखो जब सी आता है तो पहले ई आता है और उसके बाद आई आता है। जैसे हम कहें डिसीव, ये ऐसे होगा डिसीव। लेकिन अगर कहा जाए चीफ, तो चीफ में क्या होगा CH, अब क्या होगा, पहले आई होगा बाद में ई होगा, ठीक है ना। तो ये होता है चीफ, क्लियर है। तो कोई और वर्ड आता है तो पहले आई होता है, सी होता है तो पहले EI होता है, ठीक, समझ गए। तो ये बिलीफ हो गया गलत आपका, तो बिलीफ इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 9 पे। 9 में इन्होंने क्या कहा, देखो एक सेगमेंट है जो इनकरेक्ट है। अब इन्होंने कहा कि जो ये ब्रैकेटेड पार्ट है ये अगर गलत है तो इम्प्रूव करो यहाँ से, अगर ये सही लिखा हुआ है तो फिर नो करेक्शन कर देना। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगा। एप्पल हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, एप्पल कौन, खाने वाला एप्पल नहीं, कंपनी। एप्पल हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड आ रूल, तो इंट्रोड्यूस्ड आ रूल, तो यहाँ तक तो ठीक है। आ रूल दैट सीम्ड क्या, देखो यहाँ हैज़ लिखा है ना, हैज है तो सीम्ड नहीं होगा, क्या होगा, सीम्स। टाई टू इट्स नहीं, सीम के बाद क्या होगा, सीम्स। ऐसा लगता है कि उसकी रिसेंट डिस्प्यूट, जो बेस कैंप के साथ उसके रिसेंट डिस्प्यूट है उससे टाइड है, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ टाइड जो है वो रिलेटेड के सेंस में आ रहा है, इसलिए थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो सीम्स ढूंढो, रूल दैट सीमिंगली नहीं, सीम्स हो सकता है, ठीक है। और ये सीम्ड लिखा, सीम्ड तो होगा ही नहीं भाई। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, दैट सीम्स टाइड टू इट्स रिसेंट डिस्प्यूट विद बेस कैंप, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर में आओ। 10 नंबर बेटा एरर है ना, ये एरर का क्वेश्चन है। What evil magic does it possess to draw the human heart so powerful to it? इन्होंने कहा जैसे कोई चीज़ हो, उसमें कहते हैं ना कोई चीज़ है जैसे वो आपके दिल को खींच लेती है अपनी ओर, कोई चीज़ भी हो सकती है, मतलब XYZ में अब जो समझो, इमेजिन कर लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हार्ट को, आपके दिल को अपनी ओर खींच लेती है और उसके बाद बरबस खींच लेती है, ज़बरदस्ती खींच लेती है। अब आपके मन में था यार उसमें ऐसा क्या जादू है जो किसी के दिल को इतनी पावरफुली, इतनी ताकत से अपनी ओर खींच लेती है। अब सिचुएशन समझ गए। तो व्हाट एविल मैजिक मतलब क्या हुआ, बुरा जादू। व्हाट एविल मैजिक डज इट पजेस, यहाँ डज इट पजेस तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टू ड्रा द ह्यूमन हार्ट, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब लिखा है सो पावरफुल। अब ये जो पावरफुल लिखा है वो किसके लिए लिखा है,
खींचने का तरीका, इतनी तेजी से वो अपनी ओर खींचती है, तो तेजी से, इतनी ताकत से वो अपनी ओर खींचती है। तो पावरफुल इज यूज्ड एज द मैनर ऑफ ड्राइंग द ह्यूमन हार्ट। ये क्या है पावरफुल? पावरफुल इज यूज्ड टू टेल द मैनर ऑफ ड्राइंग, ठीक है, मैनर ऑफ ड्राइंग ह्यूमन हार्ट। क्लियर? तो ये पावरफुल नहीं आएगा। पावरफुल अगर मैनर की तरह यूज किए होंगे तो क्या होना चाहिए? पावरफुली, ठीक है ना। पावरफुल हार्ट होता, पावरफुल ह्यूमन होता, पावरफुल मशीन होगी। नाउन के पहले लगाओगे तो पावरफुल लगेगा एडजेक्टिव की तरह। लेकिन ड्रॉ, बलपूर्वक खींचना, तो बलपूर्वक खींचने के लिए क्या होगा? फोर्सफुली, पावरफुली खींचना। ठीक, तो ये गलत हो गया आपका पावरफुल। समझ गए? तो ये गलत रहा। ये रहा आपका थर्ड वाला आंसर। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। 11 नंबर पे आओ। आपको एंटोनीम बताना है किसका? प्रीशियस का। तो प्रीशियस का मतलब क्या होता है? महंगा होता है कोई चीज़, ठीक है ना, लहंगा नहीं महंगा, ठीक है, महंगा होगा। तो इसका एंटोनीम क्या होगा? सस्ता। तो देखो क्या किसी चीज़ के लिए लगा हुआ है। मेगान, माई प्रीशियस डार्लिंग, वेयर इज द किटन। अब ये बताओ, डार्लिंग दो के लिए यूज किया जाता है, या तो बेटी होगी या तो पत्नी होगी, बीवी होगी। हालांकि ओरिजिनली ये वर्ड बेटियों के लिए यूज किया जाता था। तो किसी ने कहा मेगान माय प्रीशियस डार्लिंग। अब ये डार्लिंग कैसा वर्ड आ रहा है? यहाँ डार्लिंग का मतलब क्या हो गया? माय डियर, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? डार्लिंग डियर के लिए, तो प्रीशियस क्या हो गया? या डियर कह सकते हो, या वाइफ या डॉटर के लिए यूज कर दिया। तो प्रीशियस किस सेंस में आया होगा? अब बताओ। यहाँ प्रीशियस का मतलब डियर हुआ कि नहीं हुआ? ये डार्लिंग हटा दो, डार्लिंग नाउन के सेंस में आ गया है। क्लियर? तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, प्रीशियस सही होगा। तो प्रीशियस डियर के सेंस में आया है, तो प्रीशियस डियर होगा। डियर का मतलब क्या होगा? जिसे हम प्यार करते हैं, लविंग होगा। इसका अपोजिट क्या होगा? जिसे हम प्यार नहीं करते, जिसे हम पसंद नहीं करते। तो डिटेस्टेड होता है। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? नफरत करना किसी से, किसी को नापसंद करना। तो ये हो गया डिटेस्टेड। एक्सपेंसिव महंगा होगा। तो ये तो प्रीशियस का साइनोनिम समझ के लगा दिया गया है, एक्सपेंसिव। अच्छा, कुछ लोग धोखा भी खा जाएंगे, जैसे पढ़ेंगे प्रीशियस मार देंगे एक्सपेंसिव, ये भी नहीं सोचेंगे कि एंटोनिम पूछा है कि साइनोनिम पूछा है। अच्छा, बिलव्ड क्या होगा? बिलव्ड माने प्रिय होता है। तो अगर प्रिय लगाते हो तो आपको कुछ मिलता जुलता वर्ड मिलेगा तो, लेकिन ये प्रीशियस का साइनोनिम हो तो होगा। बताना क्या आपको? एंटोनिम बताना है, सतर्क रहना होगा। और स्टीप का मतलब होता है खड़ा ढाल। जैसे मान लो एक पहाड़ है, तो कभी कभी होता है ना पहाड़ ऐसे ढाल होता है, कभी कभी पहाड़ ऐसे खड़ा होता है। तो ये जो स्टीप ढाल होता है ना, ये स्टीप एकदम से ऐसे, इसको कहा जाता है, एकदम खड़ा ढाल होता है। ठीक, देखो ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, और कभी कभी होता है एकदम इतना इतना सीधा हो तो क्या होगा? स्टीप होता है। और इतना हो गया धीरे धीरे स्लोप, जैसे आप लोग गाड़ी चढ़ाते हो जहाँ पे, वो होता है, तो स्लोप होता है, ये स्टीप होता है। क्लियर हो ना क्वेश्चन नंबर 11 में? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में एंटोनीम बताना, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसीलिए मैं उसको सर्कल कर देता हूँ। एंटोनीम तो एंटोनीम, डोंट बी कंफ्यूज्ड। विक्ड का मतलब क्या होता है? विक्ड का मतलब साधारण तौर पे हम लोग जनरली किस सेंस में लेते हैं? दुष्ट के सेंस में लेते हैं। बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन वर्ड मीनिंग है ये विक्ड की। अब यहाँ देखो सरकास्टिक। सरकास्टिक क्या होगा? व्यंगात्मक होगा। जो कोई आदमी किसी पर व्यंग बहुत ज़्यादा बोलता है तो व्यंगात्मक हो गया। ठीक है, तो ये निगेटिव है कि नहीं है? दुष्ट निगेटिव टोन में है, व्यंगात्मक निगेटिव टोन है। तो एंटोनिम निगेटिव टोन का क्या होगा? पॉजिटिव टोन होगा। एडमिरेबल, एडमायर से बना हुआ। एडमायर मतलब किसी की तारीफ करना, एडमिरेबल का मतलब प्रेज वर्दी, ऐसा कोई भी चीज़ की प्रशंसा की जाए जो काबिले तारीफ हो। ठीक है, तो ये कैसा वर्ड हो गया? पॉजिटिव सेंस का वर्ड हो गया। ठीक। इन्फर्नल, इन्फर्नल मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू हेल, रिलेटेड टू हेल। हेल का मतलब क्या हुआ? नरक। रिलेटेड टू हेल हो सकता है, या अंडरवर्ल्ड कह सकते हो। अंडरवर्ल्ड का मतलब पाताल, अपराध की दुनिया, और हेल का मतलब नरक। इससे रिलेटेड जो होता है वो होगा। डिसेंट का मतलब क्या होता है? असहमत होना। डिसेंट मतलब डिसएग्री होना। आपका हमारा जो मतभेद होता है उसको हम डिसेंट कह सकते हैं, मतलब डिसएग्री हो सकता है ना, ये डिसेंट, डिसएग्री। अब आप बताओ क्या लगा सकते हो इसमें? ठीक है, ये भी निगेटिव कैसा वर्ड है? डिसेंट, असहमत होना, निगेटिव टोन का वर्ड होगा। इन्फर्नल अंडरवर्ड से रिलेटेड है, निगेटिव ही होगा। एक ही वर्ड है जिसकी टोन पॉजिटिव है।
और विग्ड मतलब दुष्ट होता है, और एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, काबिल तारीफ, बड़े मतलब बड़े प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। ठीक है, आंसर वही हो गया। आगे आ जाओ 13 में जरा। 13 में क्या कह रहे हैं भाई, इडियम और फ्रेज। एक इडियम दिया हुआ है, टू स्ट्रेच वंस लेग, इसका मीनिंग बताओ। तो स्ट्रेच वंस लेग का मतलब होता है, जैसे सपोज करो आप कहीं काम कर रहे हो, सपोज आप ऑफिस पे काम कर रहे हो, या जैसे मैं अभी क्या हुआ, मैं थोड़ा सा सीधा हुआ। क्यों हुआ थोड़ा सीधा, तो थोड़ी देर से बैठे हैं ना, तो थोड़ी देर काफ़ी देर बैठे रहोगे तो अकड़ आना जाती है। जैसे आप कुर्सी पे बहुत देर बैठे रहो तो पैरों में अकड़ आना जाती है, तो थोड़ी देर बाद पैर फैलाते हो, क्या करते हो, ऐसे ये किया और थोड़ा पैर फैलाया, तो इसको कहते हैं स्ट्रेच कहते हैं, पैर फैलाए, स्ट्रेच हुआ। ठीक, तो अब देखो यहाँ क्या लिखा, टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हो गया स्ट्रेच, सीधी मीनिंग है। अच्छा, अब कोई डाउट हो तो नीचे आ जाओ। टू मेजर वंस वर्थ, ये बिल्कुल नहीं होगा। टू लीव अ प्लेस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कहीं से चले गए, ये भी नहीं होगा। टू गो फॉर अ पार्टी, पार्टी में जाना भी नहीं होगा। बहुत देर से थके रहने के बाद जो सिकुड़न आ जाती है, हाथ पैर में स्टिफनेस आ जाती है, उसके लिए हम थोड़ा चल लेते हैं या हाथ पैर फैला लेते हैं, उसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट में आ जाओ 14 में भाई। तो 14 में देखो एरर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम एट वर्क, मैं बहुत सारा समय काम पर काम करते हुए खर्च करता हूँ। कैसे, हेल्पिंग माई कस्टमर्स, मैं अपने कस्टमर्स की हेल्प किया करता हूँ। फाइंड एंड बेस्ट आउटफिट, ओहो, ये एक तो बेस्ट के पहले एन गलत है। बेस्ट में क्या निकल रहा, ब कंसोनेंट है, कंसोनेंट के पहले एन नहीं लग सकता, ठीक, आ लगता। दूसरी बात यह है कि भाई ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आ नहीं लगता, क्या लगता है, द बेस्ट होता है ना, अ बेस्ट और एन बेस्ट नहीं होता। तो ये जो एन लिखा हुआ है, तो एन शुड हैव बीन द बेस्ट आउटफिट, तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ 15 नंबर में। 15 में ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें क्या हो, नो स्पेलिंग एरर। ये नो को मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, भांवरे दे दिया तो नो स्पेलिंग एरर। अब ढूंढे, देखो यहाँ पे लिखा है द टू आर इन मोस्ट केसेज, केसेज की स्पेलिंग ये गलत है, CASES होता है। अब यहाँ देखो, द टू आर इन मोस्ट केसेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली में क्या होता है बेटा, डबल L होता है ना, इनका भी काम, तो ये नीचे वाला भी काम, MUTUA डबल LY ना कि डबल Y होगा। अब एक ऑप्शन बचा है, द टू आर मोस्ट इन मोस्ट केसेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ 16 पे। 16 में कह रहे हैं मीन्स द सेम एज गिवन वर्ड, मीन्स द सेम एज गिवन वर्ड मतलब ये एक वर्ड दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ, तो साइनोनिम ही कह देते हैं बताने को, साइनोनिम या मीन्स द सेम। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड होती है ना स्किल, कोई काम करने का, जैसे होता है रीजनिंग एप्टीट्यूड, तो तर्क करने की स्किल, तर्क कौशल आपकी होती है। अब इसके लिए क्या लगा सकते हो, एटीट्यूड तो होगा नहीं, एटीट्यूड आपका तरीका होता है, ठीक है। टैलेंट, हाँ टैलेंट और स्किल हो सकता है, सेकंड में बी द आंसर। स्ट्रेस का मतलब तनाव होगा, फेथ का मतलब भरोसा होगा, तो ओनली सेकंड इज योर आंसर। पहले मैं भी बोला था क्योंकि नीचे ढूंढ रहे थे कोई और अच्छा ऑप्शन न मिल जाए, तो टैलेंट इज द ओनली ऑप्शन, तो टैलेंट आपका आंसर होगा। एप्टीट्यूड के लिए आगे बढ़ लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर गिवन वर्ड, ये लिखा है, एक फ्रेज दिया हुआ है द साउंड ऑफ एलिफेंट्स, इसके लिए आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दो। तो हाथियों के आवाज़ को क्या कहते हैं, ट्रम्पेट। हाथियों की चिघाड़ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रम्पेट कहते हैं, ठीक है ना, तो ट्रम्पेट ये रहा आपका। क्वेक क्या होता है, डक, डक समझ रहे हो, बतख, बतख जो नहीं क्वेक क्वेक करते हैं, तो वो क्वेक डक की आवाज़ होती है। लॉरेल क्या होता है, देखो लॉरेल होता है ना, जैसे कहीं पर कुछ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां वही बहुत डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और शाइनिंग होंगी, डार्क ग्रीन शाइनिंग कलर, जैसे मनी प्लांट वगैरह होता है, खूब हरा भरा मनी प्लांट होगा तो मोटी चमकती हुई डार्क ग्रीन कलर की पत्ती, और लॉरेल होता है। स्क्रीच क्या होता है, कभी ऐसे समझो, चाहे एनिमल की हो, चाहे ह्यूमन की हो, या फिर मोटर गाड़ी से भी आता है। कभी आप बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं, कभी कोई गाड़ी वगैरह आ रही होती है, तो कभी अचानक से ब्रेक मारते हैं, बड़ी जोर से ची ची करके आवाज़ आती है ना, जो ब्रेक मारने पे जो आवाज़ आती है वो उसी को कहते हैं स्क्रीच टाइप का। और पक्षियों वगैरह की अगर ये स्क्रीच की आवाज़ होगी तो वो दुख में होती है, खुशी वाली नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला 18 नंबर पे,
इसमें वही है, नो इम्प्रूवमेंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ है हैज़ बीन इंक्रीजिंग नोटिसेबल। तो इसमें अगर कोई गलती है तब तो सही आपको बताना पड़ेगा, अगर ये गलत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, तो इसके लिए सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। सिंस 1950 द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेकेंडरी स्कूल्स, 1950 से जो सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की संख्या है हैज़ बीन इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ती रही है यहाँ तक, मतलब 1950 से लेकर के अब तक सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। नोटिसेबल, नोटिसेबल क्या है? एडजेक्टिव। आप ये बताओ कि ये नोटिसेबल किसके लिए लगा होगा? नोटिसेबल चिल्ड्रन के लिए नहीं, नोटिसेबल चिल्ड्रन नहीं है, बल्कि क्या होगा, बच्चों की संख्या, एनरोलमेंट, स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट, उनकी संख्या के बढ़ने का ढंग है। तो ये क्या है, मतलब इंक्रीजिंग नोटिसेबल, इंक्रीज नोटिसेबल किसके लिए लगा है? तेज़ी से बढ़ने के लिए। अब तेज़ी से बढ़ना क्या होगा? थोड़ी देर पहले इसी पर बहस हो रही थी। तेज़ी से बढ़ना, बढ़ना क्या होगा? कार्य करने का ढंग होगा, मैनर होगा। और मैनर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि हम एडजेक्टिव में क्या लगाते हैं? एलवाई लगाते हैं, तब बनता है। जैसे इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंटली, हैप्पी का हैप्पीली, सैड का सैडली, करेज का करेजियसली, ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो नोटिसेबल लिखा होगा दैट शुड हैव बीन नोटिसिएबली, तो ये क्या हो जाएगा? नोटिसिएबली। तो ये LELY तो होगा नहीं, यही जो L लिखा हुआ है इसी में Y लगा लेंगे, ठीक है। जब मैं क्लियर करके दिखाऊँ, ठीक। ये नोटिसेबल, नोटिसेबल में जब LY लगाएंगे तो कैसे बनेगा नोटिसेबल का? ठीक है, तो नोटिसिएबली हो जाएगा ना। ये देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है नोटिसिएबली, तो दो में मिल गया हमें, तो ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों को देख लो, हैव इंक्रीजिंग नहीं, हैव के बाद ING फॉर्म नहीं लगती, गलत हो जाएगा। हैव बीन इंक्रीजिंग, अब ये ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चले आगे, कोई शक शुबहा तो नहीं है ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। करना क्या आपको? साइनोनिम बताना है। साइनोनिम मतलब क्या? उसी की मीनिंग वाला है, उसका पर्यायवाची वर्ड। इमीडिएट रीलोकेशन इज योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है इस समय तत्काल में आपको जो काम करना चाहिए। व्हाट वर्क्स यू शुड डू एट प्रेजेंट, व्हाट वर्क इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू टू डू एट प्रेजेंट। इस समय आपको सबसे जरूरी काम, सबसे उचित काम क्या करना चाहिए, उसी को कहा जाता है योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और इन्होंने कहा कि इस समय आपका जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो है आप रीलोकेट कर जाइए। रीलोकेशन मतलब वो आप कहीं और बस जाइए जाके, ठीक है। तो रीलोकेशन यही होता है, किसी को रिहेबिलिटेट किया जाता है। रिहेबिलिटेट मतलब कहीं से हटा के दूसरी जगह बस आया जाता है, यही होता है रीलोकेशन। तो रीलोकेशन को एक्सपायरेशन तो होगा नहीं। एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई दवा खरीदी, नवंबर 2024 तक है, तो नवंबर 2024 के बाद वो क्या होगी? एक्सपायर हो गई, मतलब उसकी समय सीमा समाप्त हो गई। जितने तक के लिए, और जितने दिन तक के लिए वैलिड था वो एक्सपायर हो गया, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिलोकेट करना, माइग्रेट करना होता है। एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो गए, माइग्रेट करना होगा। तो माइग्रेशन इज द राइट सिनोनिम ऑफ रिलोकेशन अमंग दीज। एंडिंग मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना। इमरजेंस मतलब अभी अभी उभरना होता है। तो रिलोकेट मतलब कहीं माइग्रेट करना होगा। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। तो देखो 20 में क्या करना है भाई? नो इम्प्रूवमेंट लिखा है ना, तो ये अंडरलाइन पार्ट है फाइंड ऑफ ड्राइविंग। देखो दो फाइंड होता है, ठीक है। एक ये फाइंड होता है, फाइंड फाउंड फाउंड वाला, कहीं पे पा गए। एक ये फाइंड होता है FINE, और बाद में इसमें क्या लगा दिया? D। तो ये फाइंड क्या होता है? जुर्माना होता है। तो फाइंड का मतलब क्या होता है? ये लग गया अगर फाइंड, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी पर जुर्माना लगाना, ठीक। तो सी वाज फाइंड, तो ये वाला फाइंड कौन सा वाला है? ये फाइन लगने वाला है। आप ड्राइविंग ओवर स्पीड नहीं, फाइंड फॉर, कारण बता रहे हो ना, वो ज़्यादा तेज स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए उस पर जुर्माना लगा। तो फाइंड फॉर, सी वाज फाइंड फॉर ओवर स्पीड लिमिट। तो फॉर ये है, फॉर ये है, तो फॉर के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी नहीं, फॉर के साथ ING फॉर्म होगी, तो कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 25। क्या करना होता है? देखिए पहले इस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो मीनिंग निकाल पाएंगे। देखिए पैसेज क्या लिखा? इन द अर्ली 1920s की बात बता रहे हैं कि सेटलर्स मतलब जो बाहर से आते हैं यहाँ पे सेटल होने के दूसरे देश में,
सेटलर्स केम टू अलास्का, अलास्का आते हैं ये लोग, लुकिंग फॉर डैश, तो किस चीज़ की तलाश में आए थे, ये तो कहानी आगे बढ़ेगी तभी पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा। लुकिंग फॉर डैश, दे ट्रेवल्ड बाई बोट टू द कोस्टल टाउन्स ऑफ सेवार्ड एंड निक, सेवार्ड और निक जो कोस्टल टाउन्स हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं, वहाँ तक तो वो किससे आए थे, बोट से आए थे। एंड फ्रॉम देयर, यहाँ से बाई लैंड, ज़मीन के रास्ते से वो जाते हैं टू द गोल्ड फील्ड। तो अच्छा कहाँ गए वो, गोल्ड फील्ड, तो किस चीज़ की तलाश में गए होंगे, गोल्ड की तलाश में, अभी तो यही गैस लग रहा है। आगे द ट्रेल दे यूज टू, द ट्रेल का मतलब होता है वो मार्ग, वो रास्ता जिधर से वो लोग गए थे। द ट्रेल दे यूज टू डैश इन लैंड इज नोन टूडे एज द इडिटराड ट्रेल, मतलब जिस रास्ते से वो लोग गए थे इनलैंड में, ज़मीन के रास्ते से देश के अंदर अंदर, तो उसको आजकल इडिटराड ट्रेल कहा जाता है। इडिटराड ट्रेल क्या होता है, वन ऑफ द नेशनल हिस्टोरिक ट्रेल, ये एक तरह से राष्ट्रीय ऐतिहासिक ट्रेल था। डिजाइनेटेड डैश, डिजाइनेटेड का मतलब यहाँ क्या लगाओगे बाई, जिसको डिजाइनेट किया था कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो अमेरिका की कांग्रेस ने, कांग्रेस क्या होता है, अमेरिका की लोकसभा समझ लो उसको, ठीक है, जिसको अमेरिका की लोकसभा ने डिज़ाइन किया था। द एडिटोरियल ट्रेल क्विकली बिकेम अ मेजर थारोफेयर, वो जो रास्ता था कुछ दिन के बाद क्या बनेगा, मेजर थारोफेयर, मतलब आम आदमी के लिए आम रास्ता बन जाता है अलास्का में, जिस रास्ते से लोग गए थे कुछ दिन बाद वही लोगों का आम रास्ता हो जाता है। एज वेल क्योंकि द मेल एंड सप्लाईज वर डैश अक्रॉस दिस ट्रेल, क्योंकि जो चिट्ठियाँ आती थी, मेल जो चिट्ठियाँ वगैरह आती थी, जो सामान वगैरह लोगों को आया जाता था, तो अक्रॉस दिस ट्रेल इसी रास्ते से लोगों को पहुँचाया जाता था। पीपुल आल्सो यूज टू गेट, ठीक, पीपुल आल्सो यूज इट टू गेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसी रास्ते को लोग अपनाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसमें कौन थे, इंक्लूडिंग द प्रीस्ट, प्रीस्ट लोग भी उसी में शामिल थे, मिनिस्टर्स भी उसको अपनाते थे, और जजेज हु हैड टू ट्रेवल बिटवीन विलेजेस, मतलब भी बड़े बड़े अधिकारी जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, वो इसी ट्रेल को, इसी रास्ते को पकड़ के आया जाया करते थे। इन द विंटर, जाड़े में, द सेटलर्स ओनली मीन्स टू ट्रेवल डाउन दिस ट्रेल वाज बाय अ डॉग डैश, तो मतलब होता है ना कि गाड़ियाँ जो कुत्ते जिस गाड़ी को खींचते हैं, तो कुत्तों की गाड़ी को क्या कहा जाता है, स्लेज कहा जाता है ना, पहाड़ पर उसमें बर्फ़ पर देखा होगा बिना पहियों की गाड़ी होती है जिसको कुत्ते खींचते हैं, तो उसको स्लेज कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इसको फिल करते हैं, कहाँ क्या लगेगा, तो चलिए आपको ऑप्शन की ओर ले चलते हैं और एक एक करके इसको भरते चलेंगे। तो सबसे पहले के लिए तो हमें मिल ही गया है, पहले में क्या लगाना है, ये लोग गोल्ड फील्ड जा रहे हैं, तो किस चीज़ की तलाश में गए होंगे, गोल्ड की तलाश में, तो पहले वाले में हम गोल्ड लगा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखना चाहो तो देख लो, पहले में क्या लगेगा, किस चीज़ की तलाश में आए थे, सिल्वर की, गोल्ड की, कॉपर की और आयरन की, तो किसकी में, गोल्ड की तलाश में आए थे, पहले ही लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे में यहाँ जाओ, यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर द ट्रेल यूज्ड, दे यूज्ड टू, जिस रास्ते से वो लोग गए थे उसको आज कहा जाता है, आज वो इडिटोरियल ट्रेल कहा जाता है। तो द ट्रेल दे यूज्ड टू डैश इन लैंड, लैंड का मतलब क्या हुआ, अलास्का में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ज़मीन से ज़मीन पर जा रहे हैं, तो जाने के लिए क्या लगाओगे, यूज टू गो या यूज टू ट्रेवल, ऐसे कोई वर्ड आएगा। अच्छा, आपके पैसेज में ट्रेवल बार बार आया है, बार बार ट्रेवल आया है, ये देखो ट्रेवल आया, ये देखो ट्रेवल आया है, ढूंढेगे तो बहुत सारा ट्रेवल मिल जाएगा, अब हम दिखाने नहीं जा रहे हैं, यहाँ भी ट्रेवल लिखा हुआ है, काफ़ी है। नीचे जो अब आप ऑप्शन देख लो, दूसरे नंबर पे, दूसरे में इन्होंने क्या कहा है कि उसी को लोग यात्रा यूज किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होगा, ट्रेवल होगा। सबमर्ज, सबमर्ज मतलब होता पानी में डूब जाना। लोकेट, लोकेट में तो कहीं जाके बस जाना। नेविगेट तो समुद्र में होगा, जबकि वो इनलैंड है। इनलैंड में मतलब आप ज़मीन से ज़मीन की दूरी तय कर रहे हैं, तो आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा था इसको डिज़ाइन किया था अमेरिका की कांग्रेस ने, ठीक है। तो ये क्या था, द ट्रेल, हिस्टोरिक ट्रेल डिजाइंड डैश द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे अमेरिका की कांग्रेस ने, अमेरिका की पार्लियामेंट ने डिज़ाइन किया था। तो आप यहाँ पे डिजाइनेटेड बाई होगा ना, डिजाइंड बाई, उनके द्वारा बनाया गया था, डिजाइनेटेड बाई द कांग्रेस। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये
वही रास्ता पहले जो बहुत अनकॉमन सा रास्ता था वही क्या बन जाता है पहले पब, अब बन जाता है पब्लिक थारोफेयर, आम आदमी के लिए आम रास्ता बन जाता है अलास्का में। क्योंकि मेल और सप्लाईज वर डैश अक्रॉस दिस ट्रेल, जो डाक चिट्ठियाँ वगैरह होती थी या दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी उनको इसी रास्ते से पहुंचाया जाता था, सप्लाई किया जाता था। तो वर क्या होगा इसमें, देखो वर के बाद अब क्या लगा सकते हो, वर कैरीड या वर ट्रांसपोर्टेड या वर इम्पोर्टेड या वर डिपोर्टेड। तो वर इम्पोर्टेड डिपोर्टेड तो छोड़ दो, डिपोर्ट मतलब कहीं से निकाल देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो सप्लाईज हैं, सप्लाईज को कैरी किया जाएगा, ठीक है, इसी रास्ते से। देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ये बाद में पब्लिक एक मेजर थारोफेयर बन जाता है अलास्का, क्योंकि द मेल एंड सप्लाईज वर डैश अक्रॉस दिस ट्रेल, इसी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तो मेल और सप्लाईज, तो मेल और सप्लाई को क्या किया जाएगा बताओ, अब बताओ, मेल और सप्लाई को क्या किया जाएगा, कैरी किया जाएगा। सप्लाई को तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ध्यान रखना, आपके मन में आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्टेड क्यों ना लगाएं, लेकिन जो मेल होता है ना, चिट्ठियाँ, डाक टिकट, डाक चिट्ठियाँ वगैरह, अंतर्देशीय लिफाफा, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती। ट्रांसपोर्ट कोई वस्तु की जा सकती है, चिट्ठी ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती है। चिट्ठी क्या की जाएगी, कैरी की जाएगी, और दूसरी ज़रूरत की चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाएंगी। तो कैरी लगाओ, द बेस्ट ऑप्शन इज। अब आखिरी में देखो एक वर्ड क्या है कि बाद में वो जो कुत्ते वाली गाड़ी होती है, बिना पहिए वाली गाड़ी, कुत्ता जिसको स्लेज कहते हैं, उससे वो लोग गए। तो डॉग स्लेज के लिए आप ऑप्शन ढूंढो, डॉग स्लेज। तो अब यहाँ पे बार्क लिखा, कुत्ते के भौंकने से थोड़े आवाज आ रहे हैं, ना स्मेल है ना डॉग बोट है, स्लेज है ये, डार्क स्लेज। अब इसमें देखो SLED लिखा हुआ है, हम क्या बताए थे, SLEDGE ये है, ठीक है, तो केवल एक डी का फर्क है। अच्छा दूसरी बात, ये जो स्लेड है ना, ये इसी स्लेज की ही फॉर्म है, वो स्लेज ही है एक्चुअली, ठीक, स्पेलिंग चेंज हो गई है। तो कुत्तों की कौन सी होगी, गाड़ी होती स्लेज होती है, ठीक, क्लियर। चलिए अब हम लोग ये 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, कौन सा है, MTS 2022 का, ठीक है। तो ये पेपर 15 मई को शिफ्ट 3 में हुआ था, इसके पहले के हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये सेशन पुराना, एक मतलब बहुत पुराना नहीं हुआ है, अभी कहाँ, अभी तो हमको लग रहा मई चल रही है ना, हाँ मई चल रही है, पिछले साल इसी समय में हुआ था, अभी पूरा तो एक साल भी नहीं हुआ है, ठीक। तो बहुत पुराना पेपर भी नहीं है, अब ये आपके स्टैंडर्ड का पेपर है, ठीक है। तो चलिए ये सेशन हम फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में। और आज रात 10 बजे, आज रात 10 बजे बोलना मत, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं, रोज तो बताते हैं, आज रात 10 बजे लाइव होंगे कॉमन एरर्स के साथ। आज की कॉमन एरर किसकी होंगी, स्टेनो की कॉमन एरर्स हैं, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को, कल मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।